Dear students, welcome back. After the successful completion of the topic that is न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब बच्चों आपकी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ऑल्सो रेफर टू एज एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों ये टॉपिक आपके बायोलॉजी के मॉड्यूल नंबर 8 पर दिया हुआ है। यही टॉपिक आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी पेज नंबर 331 पर दिया हुआ है। और एक चीज जरूर सुन लें बच्चों, आपकी एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा दैट वुड बी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों ये वो टॉपिक है जहां से आपके नीट एग्जाम में हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। बहुत मेहनत के साथ इसे हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों इस टॉपिक की शुरुआत मैं उसी स्टेटमेंट के साथ करने जा रहा हूं जिस स्टेटमेंट के साथ हमने न्यूरल सिस्टम चैप्टर को शुरू किया था। आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुने बच्चों। हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। और याद कीजिए उन सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां पर यह डाउट आ सकता है, हमने न्यूरल सिस्टम चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, वर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल सिस्टम होता है इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो डाउट यह आता है कि जब हमारा न्यूरल सिस्टम इतना डेवलप्ड है तो आखिर हमारा न्यूरल सिस्टम अकेला बॉडी के सभी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट क्यों नहीं कर लेता? आखिर इस काम के लिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए बच्चों, ये जो डाउट आया है इसको आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 331 के फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर करती है। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। हमें पता है नर्वस सिस्टम को अगर बॉडी के किसी भी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है तो नर्वस सिस्टम को अपने न्यूरॉन की मदद से, अपने न्यूरॉन के एक्सॉन यानी नर्व फाइबर की मदद से उस सेल के साथ क्या बनाना होगा बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पर आपकी एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 331 फर्स्ट पैराग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल को इनर्वेट कर सकें, यानी बॉडी के सभी सेल्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकें। तो कंफर्म है नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर सकता। पर हम यह भी जानते हैं बच्चों, बॉडी के सभी सेल्स के फंक्शंस को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना भी जरूरी है। अब देखिए, जब नर्वस सिस्टम सभी सेल्स तक पहुंचकर ये रेगुलेशन वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए इस काम के लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। और आप जानते हैं बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स नाम के केमिकल्स की बात करेंगे और ये हार्मोन्स ब्लड और लिम्फ की मदद से बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाए जा सकते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके। तो देखिए बच्चों, इसी चीज के लिए एनसीईआरटी के उन स्टेटमेंट्स को मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी but the cellular functions need to be continuously regulated, so a special kind of coordination and regulation has to be provided and this function is carried out by hormones which are the part of endocrine system। अब देखिए बच्चों, न्यूरल सिस्टम के एक और स्टेटमेंट को आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। हमने पढ़ा था इन ह्यूमन बॉडी the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। और याद कीजिए बच्चों, इसीलिए हमने न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कलेक्टिवली नाम दिया था दैट इज द इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। एनसीईआरटी ने यहां पर अलग अंदाज में उसको लिखा है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body and are collectively referred to as integrative systems of the body। अब देखिए बच्चों, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से बॉडी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ये वाला पार्ट हम न्यूरल सिस्टम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जल्दी से समराइज करते हैं बच्चों, हम वहां पर समझ चुके हैं। अब यहां पर हमारा समय जरूर बचने वाला है। तो यहां पर हमने लिखा है बच्चों, डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। याद कीजिए, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से नर्व इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजकर कोऑर्डिनेशन करवाता है। ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड और लिम्फ की मदद से हार्मोन्स नाम के केमिकल्स भेजकर कोऑर्डिनेशन करवाता है। हमने पढ़ा था बच्चों, नर्वस सिस्टम एक फास्ट स्पीड सर्विस है,
इसके कंपैरिजन में एंडोक्राइन सिस्टम एक स्लो स्पीड सर्विस है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हम समझ चुके हैं नर्वस सिस्टम का जो मैसेज होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर सेंड किया जाता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मैसेज होता है उसे वाइड स्प्रेड फैला दिया जाता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था बच्चों, नर्वस सिस्टम की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है वो बहुत ही फास्ट होता है पर शॉर्ट लिव्ड होता है। ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है भले वो स्लो होता है लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। बस इतना याद रखेंगे, endocrine system और neural system are collectively referred to as the integrative systems of the body। अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। और देखिए बच्चों, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें बस आप ध्यान से सुन लें। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of endocrine system and its functioning mechanism, that is its physiology, is referred to as endocrinology। बच्चों ये पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कहा जाता है थॉमस एडिसन को। अब याद कीजिए बच्चों, न्यूरल सिस्टम में हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। और एनिमल टिश्यूज के दिनों को याद कीजिए बच्चों, आप जानते हैं endocrine glands are ductless gland and they pour their secretion यानी hormones directly into the blood। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक टर्म आया है हार्मोन, मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसे हम जल्दी से कवर करते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। हार्मोन के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान सुने। द वर्ड हार्मोन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जिसे हम कहते हैं हॉर्माइन। और बच्चों इस वर्ड का मतलब होता है टू एक्साइट और टू कीप मूविंग। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट सुन ले बच्चों, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सिक्रेटिन। इसको 1902 में बेलिस एंड स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। हार्मोन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टार्लिंग। बच्चों हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है, इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम यहां पर दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसे जल्दी से कवर करते बच्चों, ध्यान सुनेंगे, मेरी सीक्वेंस को फॉलो करें। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। देखिए बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप की होंगी, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। पहले बात करते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड नाम से पता चल रहा है ये ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी जिनमें हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल्स जो होते हैं ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक टिश्यू के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्रीगेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। बस इतना याद रखेंगे, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल टिश्यू की फॉर्म में पाए जाते हो, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हो, ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हो, सच एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू एज ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल बच्चों जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडिनल, पैनक्रियाज एंड गॉनेट्स जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी। चलिए बच्चों, दूसरे वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहां पर हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल ये क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, डिफ्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड सच एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू एज नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहां पर कुछ एग्जांपल है बच्चों जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेरी सीक्वेंस को फॉलो करें। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज होती हैं, कुछ नॉन ऑर्गेनाइज होती हैं। अब याद कीजिए बच्चों, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की जान बसती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसती बच्चों किसमें, हार्मोन में। तो आइए बच्चों, अब जो अगला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग हार्मोन। सबसे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 331 सेकेंड पैराग्राफ में हार्मोन्स की दो डेफिनेशन को इंक्लूड किया है बच्चों। एक तो एनसीईआरटी लिखती है द क्लासिकल डेफिनेशन और द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, और उसी पार्ट में फिर एनसीईआरटी नीचे की तरफ मेंशन करती है द करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको हार्मोन की पुरानी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, आप ध्यान सुने। पुरानी डेफिनेशन ये कहती है हार्मोन्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ध्यान सुने बच्चों, हार्मोन्स उन केमिकल को कहा जाता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और फिर ये ब्लड और लिम्फ की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि केमिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स
and transported to the distantly situated target organ with the help of blood and lymph are referred to as hormones। लेकिन देखिए सुनो बच्चों, इस डेफिनेशन में थोड़ी कमियां हैं। जरूरी नहीं है कि हार्मोन को डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर ब्लड या लिम्फ की मदद से पहुंचाया जा सके। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं बच्चों, हार्मोन्स भी तीन अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। एक होते हैं बच्चों ऑटोक्राइन, एक होते हैं पैराक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स। ध्यान सुने बच्चों, ऐसे हार्मोन्स जो कि एक सेल से रिलीज होकर डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर जाने की बजाय उसी सेल पर अपना एक्शन शो करते हो, सच हार्मोन्स आर रेफर्ड टू एज ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो कि एक सेल से रिलीज होते हो, डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर जाने की बजाय ये पास में ही लोकल एरिया में रखे हुए किसी दूसरे सेल पर अपने एक्शन शो करते हो, वो कहलाते हैं पैराक्राइन हार्मोन्स। इसीलिए बच्चों ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन हार्मोन्स आर रेफर्ड टू एज लोकल हार्मोन्स, जबकि जो डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन्स पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं, सच हार्मोन्स आर रेफर्ड ओनली टू एंडोक्राइन हार्मोन्स। देखिए बच्चों, इसीलिए इस क्लासिकल डेफिनेशन को रेक्टिफाई करते हुए आपकी एनसीईआरटी करंट साइंटिफिक डेफिनेशन जो मेंशन करती है, ध्यान सुने, हॉर्मोन्स आर केमिकल्स। ध्यान सुनेंगे बच्चों, हॉर्मोन्स आर केमिकल्स विच आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messengers and are produced in trace amount। ध्यान सुने बच्चों, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ हॉर्मोन्स की हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, उनकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सोर्स के तौर पर एक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ हमारी बॉडी हॉर्मोन्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम नहीं करती है। बस इतना समझेंगे, कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना होती हो। अब देखिए बच्चों, अगला लिखा हुआ है दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इसका मतलब यह हुआ हॉर्मोन्स दो सेल के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। और खास बात है बच्चों, इनका प्रोडक्शन हमेशा ट्रेस अमाउंट में होता है, यानी कम मात्रा में होता है। बस इतना याद रखेंगे, कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, जो कि दो सेल्स के बीच में मैसेंजर के तौर पर काम करता हो और जिसका सिक्रेशन हमेशा ट्रेस अमाउंट में यानी कम मात्रा में होता हो, ऐसे हर केमिकल को हम क्या नाम देंगे बच्चों? हॉर्मोन्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम में आप न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की जान बसती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड होती है, कुछ नॉन ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसती है हार्मोन में। सबसे पहला जो हमने पढ़ा बच्चों, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are always produced in trace amount। चलिए बच्चों, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, ये बहुत ही सिंपल पार्ट चल रहा है बच्चों, इसलिए इसको हम जल्दी से कवर कर रहे हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। हमने देखा हॉर्मोन्स आर केमिकल्स, तो आखिर हार्मोन का क्या केमिकल नेचर होता है उसको यहां पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। आपके मॉड्यूल में एज इट इज ये टेबल बनी हुई बच्चों, ध्यान सुनेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। और आप इतना याद रखेंगे, हार्मोन्स को हम यहां पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे बच्चों। एक तो है प्रोटीन हार्मोन्स और एक होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। एक बार जल्दी से इस पार्ट को हम कवर करते हैं बच्चों। वैसे इस टेबल में जितने भी हार्मोन्स आएंगे उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आइए जल्दी से इस टेबल को कवर करते हैं बच्चों। द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स देखेंगे। हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं। आप जानते हैं प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स उन्हें कहा जाएगा जिनके बेसिक स्ट्रक्चर में आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, प्रोटीनेशियस कैटेगरी में हमने हार्मोन्स को फिर से 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे हार्मोन्स जो कि अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से डिराइव होते हो, सच हार्मोन्स आर रेफर्ड टू एज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। और एक और चीज समझे बच्चों, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में अमीनो एसिड का नंबर लेस देन 10 पाया जाता है। यहां पर हमने 3 क्लासिकल एग्जांपल लिखे हैं, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। बच्चों, ये तीनों ही अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं और ये तीनों ही टायरोसिन अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से डिराइव होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन बाद में हमें जरूर याद करनी है बच्चों। फिलहाल आप यहां जल्दी सुन लें। थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जबकि एपिनेफ्रिन दैट इज एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन दैट इज नॉर एड्रेनलिन। आपको पता होगा दीज आर इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बच्चों,
इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल बस एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, बस इतना याद रखेंगे। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में अमीनो एसिड का नंबर कितना होता है? लेस देन 10। तो हमारी ट्रिक बन गई बच्चों 10, TEN, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। चलिए बच्चों अगली दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड लॉन्ग पेप्टाइड्स। तो इतना याद रखेंगे, शॉर्ट पेप्टाइड्स में इन जनरल अमीनो एसिड का नंबर होता है लेस देन 30, जबकि लॉन्ग पेप्टाइड्स में अमीनो एसिड का नंबर होता है मोर देन इक्वल्स टू 30। यहां पर कुछ एग्जांपल हमने मेंशन किए बच्चों, जैसे कि शॉर्ट पेप्टाइड्स में MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बच्चों MSH इज सिक्रेटेड बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। चलिए बच्चों लॉन्ग पेप्टाइड्स में यहां पर हमने 4 हार्मोन्स को इंक्लूड किया है। पैराथायराइड हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसुलिन, थायरोकेस्टोनिन एंड ACTH। मैंने आपसे कहा बच्चों लॉन्ग पेप्टाइड्स में अमीनो एसिड्स का नंबर मोर देन इक्वल्स टू 30 होता है, तो आप इनकी वैल्यूज को यहां पर जरूर याद रखें। जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन का सिंगल मॉलिक्यूल बनता है अप्रोक्सीमेटली 84 अमीनो एसिड से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों दैट इज इंसुलिन। ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन हार्मोन कंसिस्ट ऑफ ए टोटल ऑफ 51 अमीनो एसिड्स। थायरोकेस्टोनिन बनता है 32 अमीनो एसिड से, ACTH बनता है 39। हमने देखा लॉन्ग पेप्टाइड्स हार्मोन्स में अमीनो एसिड्स का जो नंबर जो होता है बच्चों वो 30 से ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बना रहे हैं, आप मुझे सोचकर बताएं बच्चों शॉर्ट पेप्टाइड्स और लॉन्ग पेप्टाइड्स में से किसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, यानी कौन हल्का होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों शॉर्ट पेप्टाइड्स में अमीनो एसिड का नंबर कम है, तो लॉन्ग पेप्टाइड्स के कंपैरिजन में ये हल्के होंगे बच्चों। और जो चीज हल्की होती है उसे हम आसानी से मूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर ट्रिक निकल कर आती है मूव, MOV, MSH, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। कोशिश कर रहे हैं बस आपको याद हो जाए बच्चों। और हमने देखा लॉन्ग पेप्टाइड्स जो होंगे वो शॉर्ट पेप्टाइड्स के कंपैरिजन में थोड़े भारी होंगे। और आपको पता होगा बच्चों हमारी फैमिली में सबसे भारी ओहदा जो होता है वो हमारे पिताजी का होता है। तो देखिए बच्चों लॉन्ग पेप्टाइड्स को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पिता PITA, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, थायरोकेस्टोनिन एंड ACTH। चलिए बच्चों प्रोटीनेशियस हार्मोन की कैटेगरी में लास्ट कैटेगरी जो है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाम से पता चल रहा है बच्चों ये ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स होंगे जिनकी अमीनो एसिड चेन में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप यानी ग्लाइको ग्रुप अटैच हो जाएगा। सच हार्मोन्स विल बी रेफर्ड टू एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। और यहां पर 3 हार्मोन्स आपको याद रखने बच्चों, TSH, FSH एंड LH, और ये सारे ही एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट किए जाते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस किया द प्रोटीन हार्मोन्स। अब खास बात एक और सुने बच्चों, ये जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। पर मैं चाहूंगा यहां पर एक एक्सेप्शन आप जरूर याद रखें, दैट इज थायरोक्सिन। बच्चों थायरोक्सिन प्रोटीनेशियस होने के बावजूद ये लिपिड सॉल्युबल की तरह एक्शन शो करेगा। मैं आपको रीजन बता देता हूं बच्चों, एक्चुअली में थायरोक्सिन के अंदर 2 बेंजीन रिंग्स की प्रेजेंस इसको लिपिड सॉल्युबल बनाती है। तो बस इतना याद रखेंगे, all the protein hormones except thyrosin are water soluble। चलिए बच्चों दूसरी कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स देखने जा रहे हैं, दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन्स। आपको पता होना चाहिए बच्चों जिस तरह से प्रोटीन हार्मोन्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं अमीनो एसिड, उसी तरह से बच्चों स्टेरॉइड हार्मोन्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और एक और चीज हम जानते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होंगे यानी फैट सॉल्युबल होंगे। यहां पर हमने कुछ कैटेगरीज लिखी बच्चों, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये तो रिलीज होते हैं एडिनल कॉर्टेक्स से। इनके क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको यही बता देता हूं बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम पढ़ेंगे कॉर्टिसोल। और फिर हमने और एग्जांपल लिखे जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से रिलीज होगा और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी से रिलीज होंगे। बस इतना याद रखेंगे बच्चों। स्टेरॉइड हार्मोन्स में हमने पढ़े mg टॉप। क्या पढ़े बच्चों? mg टॉप। तो बस खास बात यह है हार्मोन्स या तो प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट थायरोक्सिन, और लिपिड सॉल्युबल में हम इंक्लूड करते हैं बच्चों थायरोक्सिन एंड ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए बच्चों हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है, हार्मोन का केमिकल नेचर हो चुका है। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। बस जल्दी से कवर करते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमने यहां पर यह मेंशन की है,
हॉर्मोन्स आर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो। जैसे आपने देखा बच्चों, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें अमीनो एसिड का नंबर सिर्फ लेस देन 10 होता है। तो जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम हार्मोन्स होते हैं बच्चों वो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट कम होने का फायदा यह होता है ताकि हार्मोन्स इजीली एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में डिफ्यूज हो सके। तो देखिए बच्चों, हार्मोन्स की पहली प्रॉपर्टी जो हमने मेंशन की है, हार्मोन्स आर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो। चलिए बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका हूं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि हमने देखा बच्चों, प्रोटीन हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन एंड ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंड दे आर इजीली डिफ्यूजिबल बिटवीन द टिश्यूज। अब देखिए बच्चों, याद कीजिए हार्मोन की डेफिनेशन में एनसीईआरटी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ट्रेस अमाउंट। खास बात है बच्चों, हार्मोन्स का सिक्रेशन हमेशा ट्रेस अमाउंट यानी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बिकॉज हार्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमेशा कम मात्रा में होता है क्योंकि हार्मोन्स बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, हार्मोन्स की हल्की सी कंसंट्रेशन भी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए काफी होती है। तो हमने यहां पर लिखा है बच्चों, their secretion always occurs in a very small quantity according to NCERT trace quantity because they are highly reactive substance। तभी तो बच्चों इतने रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हार्मोन्स को बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स की जब जरूरत होती है उनको बनाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और काम खत्म होते ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहां पर हमने लिखा है बच्चों, हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, यानी कि हार्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। पर यहां पर एक क्लासिकल एक्सेप्शन आप याद रखेंगे बच्चों, दैट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव स्टेट में स्टोर कर रखती है। वैसे बच्चों यहां पर हम दो हार्मोन्स का और जिक्र करेंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, पर बच्चों इनका सिर्फ पार्शियल स्टोरेज देखा जाता है। तो एक चीज याद रखेंगे, हार्मोन्स हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इनका काम खत्म होते ही इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी हार्मोन्स कैन नॉट बी रीयूटिलाइज। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हार्मोन्स का काम खत्म होते ही जो लीवर और किडनी होते हैं वो इन हार्मोन्स को ब्लड से सेपरेट करते हैं और फिर इनको डिकम्पोज करते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से, इनके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं हार्मोन्स कैन नॉट बी रीयूटिलाइज। चलिए बच्चों, अगली दो खास प्रॉपर्टीज को ध्यान सुनेंगे। हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक। इसका मतलब यह हुआ, हार्मोन्स हमारी बॉडी में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करवाते हैं, यानी बच्चों हार्मोन्स के खिलाफ हमारी बॉडी कभी भी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करती है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों, हार्मोन्स आर नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। इसका मतलब यह हुआ, स्पीशीज टू स्पीशीज हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी बच्चों अलग अलग स्पीशीज में भी हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो बस इतना याद रखेंगे, हार्मोन्स कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करवाते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, साथ ही साथ हार्मोन्स नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी सुनेंगे बच्चों, हार्मोन्स किसी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई रिपीट बच्चों, हार्मोन्स किसी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमने देखा था ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, पर ये उस टारगेट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लेवल को अफेक्ट जरूर कर सकते हैं। ये उस एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर उसको इनहिबिट कर सकते हैं, सप्रेस करवा सकते हैं। तो बस इतना याद रखना बच्चों, हार्मोन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एंड आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। फिर हमने हार्मोन्स के केमिकल नेचर को देखा बच्चों, प्रोटीनेशियस यानी वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट थायरोक्सिन, और स्टेरॉइड्स एंड थायरोक्सिन आर लिपिड सॉल्युबल। और यहां पर हमने हार्मोन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। चलिए बच्चों, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने जा रहा हूं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बच्चों अब सही मायने में एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर शुरू हो रहा है, आप कनेक्टेड रहेंगे। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस करती है, पर इसे हम पहले यहां पर कवर करते हैं ताकि बाद में उन सभी हार्मोन्स की फिजियोलॉजी को आप जरूर समझ पाएं। तो बच्चों शुरू करने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बच्चों
अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन किसी सेल पर अपनी एक्टिविटी किस तरह से शो करता है। पहले बात तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और याद कीजिए बच्चों, एंडोक्राइन हार्मोन्स को अपने टारगेट सेल तक ब्लड या फिर लिम्फ की मदद से पहुंचाया जाता है। अब खास बात सुनिए बच्चों, हार्मोन एक बार ब्लड में आ गया तो ब्लड की मदद से तो वो हार्मोन ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच सकता है। पर खास बात है बच्चों, कोई पर्टिकुलर हार्मोन बॉडी के सभी सेल्स पर अपनी एक्टिविटी शो करे ये कंपलसरी नहीं है। खास बात है बच्चों, हार्मोन बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच सकते हैं, पर हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उस सेल पर काम करता है जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होंगे बच्चों, रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट सेल पर एक्टिविटी शो करता है। टारगेट सेल उस सेल को कहा जाता है जिस सेल के पास उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए क्या होते हैं बच्चों, रिसेप्टर। पहली बात तो बच्चों, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। और खास बात यह है, रिसेप्टर्स आर आल्सो हार्मोन्स स्पेसिफिक। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, अगर कोई रिसेप्टर मान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के लिए है तो उस रिसेप्टर पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन आकर बाइंड हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हार्मोन ब्लड की मदद से ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सेल तक पहुंच सकता है, पर हार्मोन सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट सेल पर एक्टिविटी शो करते हैं। हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उस सेल पर अपना एक्शन शो करेगा जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होंगे बच्चों, रिसेप्टर्स। अब देखिए बच्चों, रिसेप्टर्स भी एक्चुअली में दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहले मैं आपको यहां पर दो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं ये कोई सेल है बच्चों, चारों तरफ आप जानते हैं हम बाइलिपिड लेयर, आप सेंगर एंड निकोल्सन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं बच्चों, वो वाला पार्ट हमें यहां डिस्कस नहीं करना है, बस इतना याद रखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ हमने यहां पर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है। देखिए बच्चों, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करें, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। सच रिसेप्टर्स आर रेफर्ड टू एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ऑन द अदर हैंड, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच रिसेप्टर्स आर रेफर्ड टू एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और बच्चों, इंट्रासेलुलर में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एक नाम दिया जाता है इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। बस इतना याद रखेंगे, कुछ रिसेप्टर सेल के सरफेस पर होते हैं और कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझे बच्चों, जाहिर सी बात है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलिपिड लेयर है, तो जाहिर सी बात है जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होने की वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कंफर्म है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमेशा सेल सरफेस पर सिचुएटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, यानी जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। तो उनके रिसेप्टर्स हमेशा इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो सकते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर हो सकते हैं। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उस सेल पर अपना एक्शन शो करता है। बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चों, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उस सेल पर अपना एक्शन शो करेगा जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होंगे, रिसेप्टर। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब एक बेहद खूबसूरत स्टेटमेंट सुने बच्चों, किसी सेल के पास किसी हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, यह इस बात का कंफर्मेशन होता है कि वो हार्मोन उस सेल पर अपना एक्शन शो कर सकता है। पर हार्मोन उस सेल पर अपना एक्शन शो कर जाएगा, इस बात का कंफर्मेशन तब मिलता है जब हार्मोन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों, हार्मोन किसी सेल पर पाए जाने वाले अपने रिसेप्टर से जब बाइंड होगा तब कंफर्म है कि वो हार्मोन उस सेल पर अपने एक्शन को शो करेगा। और खास बात है बच्चों, हार्मोन और रिसेप्टर की बाइंडिंग से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हमने यहां पर लिखा भी बच्चों,
each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue. आइए बच्चों, अब मैं आपको दोनों टाइप के हार्मोन्स के मैकेनिज्म को वन बाय वन यहां पर समझाने जा रहा हूं. पहला हमने लिखा बच्चों द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन. बच्चों यहां पर हमने एज इट इज एनसीईआरटी का फिगर लिया है. वैसे मैं आपको अगली स्लाइड यहां पर दिखाऊं बच्चों. यहां पर हम पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. और याद कीजिए बच्चों, इस कैटेगरी में आप थायरोक्सिन के एक्शन को भी इंक्लूड करेंगे. अब खास बात देखिए बच्चों, दोनों ही फिगर में आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एनसीईआरटी ने लास्ट में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया दैट इज फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. यहां भी लिखा है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, यहां भी लिखा है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. पहले इसको ध्यान सुने बच्चों, किसी भी सेल में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं. जैसे कि बच्चों, हो सकता है सेल की ग्रोथ हो रही हो सकता है सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा हो सकता है सेल का डिवीजन हो रहा हो सकता है सेल में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म की जा रही हो. तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज में इन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है. अब बच्चों जल्दी से वन बाय वन दोनों हार्मोन्स के मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं. पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स दैट इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन. मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होंगे वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएंगे, तो उनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमेशा सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं. तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन नेचर वाले को कंसीडर किया है, फॉर एग्जांपल एफएसएच. बस कंसेप्ट याद रखें बच्चों, वाटर सॉल्युबल है तो आप देख सकते हैं उसका जो रिसेप्टर है बच्चों वो सेल सरफेस रिसेप्टर है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है. देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये हार्मोन अपने सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होगा. क्या बनेगा बच्चों, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब कंफर्म है, एक बार हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये हार्मोन इस सेल पर अपनी एक्टिविटी शो करेगा, पर उसके लिए जरूरी है इस हार्मोन को अपने मैसेज को अंदर लेकर जाना होगा. पर हमने देखा बच्चों, ये हार्मोन वाटर सॉल्युबल है तो ये डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकता है. तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मैसेज लेकर कौन आया, हार्मोन. दैट्स व्हाई हार्मोन्स आर रेफर्ड टू एज ए प्राइमरी मैसेंजर. पर जब ये खुद अंदर नहीं जा सकता है तो ये सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को जनरेट करवाएगा जो इसके मैसेज को अंदर लेकर जाएंगे, एंड सच मॉलिक्यूल्स विल बी रेफर्ड टू एज सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी मैसेंजर. वो खुद सेल के अंदर नहीं जा सकता है तो वो सेल के अंदर किनको जनरेट करवाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स ऑलवेज शोज इट्स एक्शन विद द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स. ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा बच्चों, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे सेल के अंदर जा सकता है तो वो कभी भी सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं करवाएगा. अब देखिए बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन के एक्शन के लिए आपके एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है रेस्पॉन्स 1. एक्चुअली में क्या होता है, हमें इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना सुने बच्चों, इस रेस्पॉन्स में कुछ ऐसी रिएक्शंस को इंक्लूड किया गया है विच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. और देखिए बच्चों, यहां पर अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि DAG डाइएसाइलग्लिसरॉल. बस इतना याद रखेंगे, प्रोटीन हार्मोन्स यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होंगे. ये सरफेस पर अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज यहां जनरेट होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा. फिर देखिए क्या होता है बच्चों, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स फर्दर सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल्स के अंदर प्रोटीन काइनेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम इस सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट इनएक्टिव एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेशन करते हैं ताकि उनको एक्टिव किया जा सके, और उन एक्टिवेटेड एंजाइम्स की वजह से आगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखे जाते हैं. यानी खास बात है बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इन जनरल सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स के एक्टिवेशन के थ्रू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है. बस काम की बात इतनी याद रखें बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता,
उसके रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होंगे और वो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करवाकर अपने एक्शन को शो करता है। ऑन द अदर हैंड आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल। आप देख सकते हैं बच्चों, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे सेल के अंदर चला जाएगा। इसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर हो सकते हैं। और खास बात है बच्चों, यहां पर ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये बने बनाए प्रोटीन्स, बने बनाए इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को एक्टिव नहीं करता है। खास बात ये है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम लेवल पर जाकर इंटरेक्शन शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम का एक्टिवेशन करता है। फिर क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं डीएनए से डीएनए बनेगा, दैट इज रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर आप जानते हैं बच्चों, वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में उस एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। और आप जानते हैं बच्चों, यहां पर नए प्रोटीन्स बनेंगे, नए एंजाइम्स बनेंगे और उन एंजाइम्स की वजह से सेल में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। तो बेसिक डिफरेंस बस इतना समझे बच्चों, वाटर सॉल्युबल सेल के अंदर नहीं आ सकता है, उसके रिसेप्टर सरफेस पर होंगे। लिपिड सॉल्युबल सेल के अंदर आ सकता है, उसके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे। वाटर सॉल्युबल हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करवाता है, लिपिड सॉल्युबल सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं करवाता है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल में से वो कौन से हार्मोन से जो जीनोम से इंटरेक्ट करते हैं, जो जीनोम लेवल पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, जैसे कि थायरॉक्सिन एंड ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब देखो बच्चों, खास बात यह है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे अंदर जा सकता है, पर इसका जो एक्शन होता है बच्चों वो फिर भी स्लो होता है। क्योंकि खास बात देखिए, वाटर सॉल्युबल तो बने बनाए इनएक्टिव एंजाइम्स को बस एक्टिवेट करेगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, तो उसमें समय कम लगेगा। लेकिन देखिए बच्चों, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, माना कि ये सेल में डायरेक्टली एंटर होगा, पर ये हमेशा जीनोम लेवल पर एक्शन शो करेगा, नए प्रोटीन, नए एंजाइम्स को डेवलप करेगा और इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाया करता है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का जो एक्शन होता है वो वाटर सॉल्युबल के कंपैरिजन में स्लो होता है। पर खास बात है, इसका एक्शन बच्चों लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि डिफरेंस समझिए, वाटर सॉल्युबल में तो क्या होगा बच्चों, वो डायरेक्टली इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट होगा, माना कि ये फास्ट होगा। पर खास बात ये है, एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाने के बाद सेल के अंदर फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, जो फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर्स के जनरेशन को सप्रेस करते हैं और उसकी वजह से आगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाया करती है। ऑन द अदर एंड आपने देखा बच्चों, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हमेशा नए प्रोटीन्स को फॉर्म करवाएगा, नए एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा और जाहिर सी बात है, इन प्रोटीन्स का जो लाइफ पीरियड होगा वो ज्यादा होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन माना कि सेल में डायरेक्टली चले जाते हैं, पर इनका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, पर उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया बच्चों, द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इज स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग देन द एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज होती है, कुछ नॉन ऑर्गेनाइज होती हैं, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसती है किसमें, हार्मोन में। बच्चों, हमने हार्मोन की डेफिनेशन देखी, हमने हार्मोन का केमिकल नेचर देखा, हमने हार्मोन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा और लास्ट में हमने हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहां पर डिस्कस किया। बच्चों, इस चैप्टर में अब हमें सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यहां पर वन बाय वन स्टडी करना है, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो या फिर वो हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो। एनसीईआरटी ने फिगर 22.1 में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन को यहां पर मेंशन किया है बच्चों। वैसे इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड एंड इट्स रिलेशनशिप विद द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अरेंजमेंट को समझने के लिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में हार्मोन्स के फ्लो को समझने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर की तरफ ले चलता हूं, दैट इज फिगर 22.2, जहां पर एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ये वो पार्ट है जहां से आपके नीट में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। याद कीजिए बच्चों,
ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है हाइपोथैलेमस को। आप पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड पर तो ऑप्टिक काइज्मा अटैच होता है, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर मैमिलरी बॉडी सिचुएटेड होती है, जबकि याद कीजिए हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट से इनफंडिबुलम नाम के एक कनेक्टिंग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की मदद से द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होती है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट पर ऑप्टिक काइज्मा, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर मैमिलरीज बॉडी, जबकि हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट से एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक कनेक्टिंग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज इनफंडिबुलम, और उस इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड का अटैचमेंट देखा जाता है। अब खास बात सुनिए बच्चों, हम अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप इत्मीनान से सुनेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे। हम अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को लोकेशन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप ध्यान से देखिए, पिट्यूटरी का जो मेजर पोर्शन होता है जो कि एंटीरियर साइड पर सिचुएटेड होता है उसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का जो माइनर पोर्शन होता है जो कि पोस्टीरियर साइड पर सिचुएटेड होता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पर खास बात है बच्चों, एम्ब्रायनिक स्टेज में एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मिडल पिट्यूटरी या फिर पार्स इंटरमीडिया। बच्चों यहां पर कई बार हम एक टर्म को यूज करेंगे दैट इज पार्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पार्ट। तो बस इतना याद रखेंगे, ऐसा पार्ट जो कि दो अलग अलग पार्ट्स के बीच में पाया जाता हो उसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया या फिर मिडल पिट्यूटरी। पर क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो मिडल पिट्यूटरी है वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो जाया करती है। आपकी एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है इन ह्यूमंस, या फिर हम कह सकते हैं इन एडल्ट ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों एडल्ट ह्यूमन की पिट्यूटरी में सिर्फ दो लोब्स पाए जाते हैं, मेजर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड माइनर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए बच्चों, मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट यहां पर समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट से एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, इसे तो हम नाम देते हैं बच्चों इनफंडिबुलम। फिर क्या होता है, ये इनफंडिबुलम आगे की तरफ चलकर ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी आप कह सकते हैं बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। और एक्चुअली में क्या होता है, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, तो हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स जरूर पाए जाएंगे। तो क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो एक्सॉन्स यानी नर्व फाइबर्स होते हैं वो इनफंडिबुलम से होते हुए कहां पहुंचते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यानी हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जिसमें नर्वस टिश्यू पाया जाता है। इसलिए बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो रेफर टू एज पार्स नर्वोसा। एक एक वर्ड समझाऊंगा बच्चों, ध्यान सुनेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जो इनफंडिबुलम की मदद से हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन शो करता है। इसलिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जिसमें नर्वस टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पार्स नर्वोसा। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। मैं आपको बता देता हूं, एम्ब्रायनिक स्टेज में हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो फोरगट वाला पार्ट होता है उसकी रूफ से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम कहते हैं रेथकेस पाउच। और फिर क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ये रेथकेस पाउच एलिमेंट्री कैनाल से डिटैच होकर मूव करते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आकर अटैच हो जाया करता है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अटैच्ड है, इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। यानी हम कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जो हाइपोथैलेमस से दूर है, यानी दूरी बनाए रखता है। यहां दूरी का मतलब है एंटीरियर पिट्यूटरी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। तभी तो बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी को नाम दिया जाता है पार्स डिस्टलिस। आपके आने वाली स्लाइड्स में सब यहां पर मेंशन किया गया, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जो हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये हाइपोथैलेमस से दूर सिचुएटेड है। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज रेफर्ड टू एज पार्स डिस्टलिस। ऑन द अदर हैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रेफर्ड टू एज पार्स नर्वोसा। और बच्चों जो मिडिल पिट्यूटरी है पार्स इंटरमीडिया है, इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज पार्स डिस्टलिस। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी का यहां पर ध्यान सुने बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टलिस along with middle pituitary यानी pars intermedia is collectively referred to as adenohypophysis. On the other hand
पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा along with infundibulum is collectively referred to as neurohypophysis। इसीलिए बच्चों आपकी एनसीईआरटी इन जनरल एक स्टेटमेंट लिखती है, इन एडल्ट ह्यूमंस the pituitary gland is anatomically divided into two parts, adenohypophysis and neurohypophysis। वैसे in general adenohypophysis is referred to anterior pituitary, in general neurohypophysis is referred to the posterior pituitary। अब खास बात देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको नाम बता देता हूं बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में दो शॉर्ट पेप्टाइड्स हार्मोन का सिंथेसिस होता है। एक तो होता है बच्चों ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए बच्चों, अभी जब हमने हार्मोन्स के केमिकल नेचर के उस टेबल को स्टडी किया था तो शॉर्ट पेप्टाइड्स में हमने एमएसएच की बात की थी, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन की बात की थी। और याद कीजिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के सामने मेंशन था हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होते हैं ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में बनते हैं बच्चों। मैंने आपको नाम बता दिया, वैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस इतना याद रखें, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और खास बात बच्चों, oxytocin and vasopressin hormones after being synthesized in the hypothalamic neurons, ये उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन से होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट में पहुंचते हैं, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि हमने पढ़ा बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। और फिर क्या होता है, ये दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आने वाले इन न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स में बस पार्शियली स्टोर किए जाते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, पार्शियल स्टोरेज, क्योंकि याद कीजिए थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव स्टेट में स्टोर करती है। बस इतना याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते कहां पर है, हाइपोथैलेमस। ये उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन वाले पार्ट से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। यहां पर नर्व एंडिंग्स में पल दो पल के लिए पार्शियली स्टोर किए जाते हैं और फिर उन्हें यहां से रिलीज कर दिया जाता है। यानी हमने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स को रिलीज जरूर करती है, पर ये हार्मोन्स का सिंथेसिस, हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस सिर्फ दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को स्टोर करने का काम करती है, रिलीज करने का काम करती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन नहीं करती है। बच्चों आपके नीट 2020 सेकंड पार्ट का बहुत आसान सवाल यह पूछा गया था, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर्स एंड रिलीजेस, और उसका आंसर था बच्चों ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तभी तो बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ग्लैंड कहते उसको हैं जो किसी चीज का सिंथेसिस करे, सिक्रीशन करे और फिर उसको रिलीज करे। पर हमने देखा बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज जरूर करती है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन को रिलीज जरूर करती है, पर उनका प्रोडक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं किया जाता है। इन दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में होता है। इसलिए बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। वंस अगेन आपके नीट 2016 का क्वेश्चन था बच्चों ये, The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. Why? और उसका आंसर ये था बच्चों, because it only stores and releases the hormone। तो बस इतना याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इन जनरल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टलिस प्लस पार्स इंटरमीडिया एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा प्लस इनफंडिबुलम। अब देखिए बच्चों, पार्स नर्वोसा से या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स के रिलीज की हम बात करते हैं, पर वहां पर हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। एक्चुअली में जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है और फिर उन्हें रिलीज करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, एडिनोहाइपोफाइसिस से टोटल हम 7 हार्मोन्स के रिलीज की बात करेंगे, जिसमें से 6 हार्मोन्स तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टलिस के होते हैं, जबकि एक हार्मोन मिडिल पिट्यूटरी यानी पार्स इंटरमीडिया का होता है। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एडिनोहाइपोफाइसिस 7 हार्मोन को बनाकर रिलीज करता है। मैं आपको नाम बता देता हूं बच्चों, वैसे बाद में उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस नाम सुन लें, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच एंड एलएच। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच,
TSH, FSH एंड LH, ये 6 हार्मोन्स तो पार्स डिस्टिलिस के सेल प्रोड्यूस करके रिलीज करते हैं, जबकि एक और हार्मोन है बच्चों MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, बट ओरिजिनली इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ द पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पिट्यूटरी. इसलिए बच्चों MSH इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरमीडियन. हम जानते हैं बच्चों MSH इन एडल्ट ह्यूमंस विल बी रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी बिकॉज द मिडल पिट्यूटरी इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी. तो आपको इतना याद रखना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 9 हार्मोन्स को रिलीज करती है. इस स्टेटमेंट को ध्यान सुनिए बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ए टोटल ऑफ 9 हार्मोन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस 7 हार्मोन को बनाकर रिलीज करती है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस 2 हार्मोन को मंगवाकर रिलीज करती है. अब एक और चीज समझे बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, पर हम जानते हैं हाइपोथैलेमस इज रेफर्ड टू एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. इसका मतलब यह हुआ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता होगा. और हम जानते हैं बच्चों रेगुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, एक होता है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन. आप मुझे सोच कर बताइए, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी? तो आप बता पाएंगे बच्चों, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वाया इनफंडिबुलम डायरेक्टली रीचेज इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तभी तो हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बच्चों पढ़कर बता रहा हूं, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस. अब खास बात देखिए, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करना होगा. अब हाइपोथैलेमस जब एंटीरियर पिट्यूटरी को न्यूरल कोऑर्डिनेशन की मदद से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करना होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइनल कोऑर्डिनेशन. और एंडोक्राइनल कोऑर्डिनेशन करना है तो हाइपोथैलेमस को कुछ और हार्मोन्स भी बनाने होंगे. मैंने यहां पर कहा बच्चों कुछ और हार्मोन्स, क्योंकि हमने देखा हाइपोथैलेमस हम 2 हार्मोन्स की बात पहले ही कर चुके हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, पर वो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करने के लिए बनाए जाते हैं. तो ध्यान सुनिए बच्चों, हाइपोथैलेमस में कुछ और न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं, और ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कुछ और हार्मोन्स बनाएंगे किसको कंट्रोल करने के लिए? एंटीरियर पिट्यूटरी. एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई 2 अलग अलग कैटेगरी के हार्मोन्स बनाते हैं. एक होते हैं बच्चों स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स, और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स. नाम से पता चल रहा है हाइपोथैलेमस के जो स्टिमुलेटिंग या रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे. ऑन द अदर हैंड जो हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन्स होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेंगे. तो बस खास बात सुने बच्चों, posterior pituitary is under direct neural control of the hypothalamus. On the other hand, anterior pituitary को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कुछ 2 टाइप के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं. एक होते हैं स्टिमुलेटिंग या फिर रिलीजिंग हार्मोन्स, और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स. अब खास बात यह है बच्चों, हाइपोथैलेमस के ये जो 2 अलग कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं, यानी कि स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को तब कंट्रोल करेंगे जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचेंगे. तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ये जो स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, दे रिचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. आपको याद होगा बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, उन्हें यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे. आपने सुना होगा बच्चों, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. बस इतना याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस के releasing hormones and inhibiting hormones, they reaches the anterior pituitary with the help of portal circulation, that is a hypophyseal portal system. और फिर ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं. अगर वहां से स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस मिलेगा और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन को सीक्रेट करेगा. अगर वहां से इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिशन मिलेगा ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर अपने हार्मोन्स को सीक्रेट ना करे. तो देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़कर सुना रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स.
releasing hormones or inhibiting hormones which reaches the anterior pituitary through the help of hypophyseal portal system। और बच्चों इसी तरह से hypothalamus becomes the master of the master gland। वैसे इन हार्मोन्स के बारे में हमने अगली स्लाइड में मेंशन किया क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा। बच्चों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में दो अलग हार्मोन्स को साइड में रखेंगे बच्चों, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन हार्मोन्स के बारे में जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में दो टाइप के हार्मोन्स बनेंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बच्चों इनको फैक्टर्स भी कहा जाता है। और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स या फिर इनहिबिटिंग फैक्टर्स। जाहिर सी बात है जो स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स होंगे दे विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑन द अदर हैंड जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स होंगे दे विल इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए बच्चों कंक्लूजन भरी बात यह है, एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन को बनाकर रिलीज करती है, पर वो उनको रिलीज तब करेगी जब हाइपोथैलेमस से उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों रिगार्डिंग हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स। देखिए बच्चों हाइपोथैलेमस से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। सिमिलरली जब हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होगा। जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आएंगे जैसे कि एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन एंड एलएच रिलीजिंग हार्मोन, तो इनके इन्फ्लुएंस में एंटीरियर पिट्यूटरी से कॉरस्पॉन्डिंग गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे जैसे कि एफएसएच एंड एलएच। सिमिलरली बच्चों हाइपोथैलेमस से जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। जब हाइपोथैलेमस से मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी से एमएसएच रिलीज होगा। सिमिलरली जब हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होगा। अब देखिए बच्चों हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस से अगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आएगा जिसे हम सोमेटोस्टेटिन भी कहेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इनहिबिट कर दिया जाएगा। जब हाइपोथैलेमस से मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एमएसएच के रिलीज को इनहिबिट कर दिया जाएगा। एंड लास्टली जब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन यानी डोपामिन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक डाउट आ सकता है, आपने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी से हम टोटल 7 हार्मोन्स की रिलीज की बात करते हैं। उन हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर आपको रिलीज करवाना है तो उसके लिए हाइपोथैलेमस से उनके कॉरस्पॉन्डिंग 7 डिफरेंट स्टिमुलेटरी या फिर रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड उन 7 हार्मोन्स को इनहिबिट करवाना हो तो उनमें से सिर्फ 3 हार्मोन्स के लिए हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करवाए जाते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो बाकी के 4 हार्मोन्स हैं जैसे कि एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, तो उनके लिए कोई भी हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी के ये जो 4 हार्मोन्स हैं एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, इनके इनहिबिशन के लिए अलग से हाइपोथैलेमस से कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है। इनके इनहिबिशन को रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। Anatomically, the pituitary gland is divided into 2 segments, adenohypophysis and neurohypophysis. Posterior pituitary is under direct neural control of the hypothalamus, whereas anterior pituitary is controlled by several releasing hormones and inhibiting hormones secreted by the hypothalamus. एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन बनाकर रिलीज करती है जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। यह हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को मंगवाकर रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस 2 अलग अलग कैटेगरीज के हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स रीचेस एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब देखिए बच्चों इसी पार्ट को समराइज करने के लिए यहां पर हमने एक डायग्राम लिया है, आप जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस के जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये तो हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन की
मदद से पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं, यहां पर पल दो पल के लिए स्टोर होते हैं और यहां से रिलीज कर दिए जाते हैं। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस दो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बनाता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, और जिनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पहुंचते हैं, उनके रिलीज को इनहिबिट करने के लिए अलग से एक मैकेनिज्म चलाया जाता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइपोथैलेमस अलोंग विद पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के बारे में एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट सुन ले बच्चों, जब नर्वस में पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाईएन्सेफेलॉन। और हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। अब हमें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड स्टडी करनी है बच्चों, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों कोई सी भी ग्लैंड आप क्यों ना पढ़ें, मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। उन 5 पॉइंट्स के अगर आपके पास हर ग्लैंड के लिए आंसर्स मौजूद हैं तो आप मान के चलें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। देखिए बच्चों, वो 5 पॉइंट ये होंगे। सबसे पहले हम ग्लैंड के ओरिजिन की बात करेंगे, फिर उस ग्लैंड की लोकेशन यानी पोजीशन की बात करेंगे, फिर उस ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उस ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, और लास्ट में उन हार्मोन्स के हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से होने वाले डिसऑर्डर्स को हम स्टडी करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, functions of hormone and disorders related to the hyposecretion और hypersecretion of the hormones। तो देखिए बच्चों, यहां पर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बिल्कुल मटर के दाने की जैसी होती है बच्चों। पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज ऑल्सो रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए बच्चों, उन्हीं 5 पॉइंट्स के आंसर्स हमें ढूंढने हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी ग्लैंड हम क्यों ना पढ़ें, उनके लिए इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज ओरिजिन। आप जानते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है बच्चों, और ब्रेन का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जाहिर सी बात है बच्चों, याद कीजिए, स्फिनॉइड बोन फॉर्म्स द फ्लोर और बेसल पोर्शन ऑफ द क्रेनियल बॉक्स। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आप डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो आपको बोन नजर आ रही है बच्चों, ये है स्फिनॉइड बोन। It is a one of the cranial bones and it forms the basal floor portion of the cranial box। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, इस स्फिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका, और उसी कैविटी के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, एंड इट इज अटैच्ड टू द मिडल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ ए फनल शेप्ड कनेक्टिंग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रेफर टू एज इनफंडिबुलम। ओरिजिन हो चुका है एक्टोडर्मल। लोकेशन की बात यहां पर लिखी हुई है, पढ़कर बता रहा हूं बच्चों, Pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica of the sphenoid bone and it is attached to the middle part of the hypothalamus by a stalk-like structure called infundibulum। आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे बच्चों, ओरिजिन हो चुका है एक्टोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है, अब हम बात करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला पार्ट मैं आपके सामने पहले रख चुका हूं बच्चों, याद कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद कीजिए बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस में एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि पार्स डिस्टलिस और मिडल पिट्यूटरी यानी कि पार्स इंटरमीडिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इन द पार्स डिस्टलिस। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट है दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इनफंडिबुलम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज पार्स नर्वोसा। ओरिजिन हो चुका है एक्टोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनॉइड बोन व्हिच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ क्रेनियल बॉक्स। फिर देखिए बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो चुका है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब चौथा पॉइंट जो हमें पढ़ना है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले सभी हार्मोन्स के फंक्शंस को हमें स्टडी करना है। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, न्यूरो हाइपोफाइसिस से आप सिर्फ और सिर्फ 2 हार्मोन्स के पार्शियल स्टोरेज और रिलीज की बात करते हैं, और वो कौन से बच्चों, 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस 7 हार्मोन को बनाकर रिलीज करता है। याद कीजिए,
पार्स डिस्टलिस 6 हार्मोन को बनाकर रिलीज करता है, जबकि जो पार्स इंटरमीडिया है वहां से हम एक हार्मोन एमएसएच के रिलीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। और हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 स्ट्रक्चर आएंगे, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पहले जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, द 6 हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पार्स डिस्टलिस। देखिए बच्चों, पार्स डिस्टलिस से हम 6 हार्मोन्स की बात करते हैं। मैं आपको पहले नाम बता देता हूं। ग्रोथ हार्मोन, ऑल्सो रेफर टू एज सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन, ऑल्सो रेफर टू एज लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। फिर आता है बच्चों एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज एसीटीएच। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज टीएसएच। और लास्ट में जो 2 आते हैं बच्चों, उन्हें मिलाकर नाम दिया जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। उसमें एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफएसएच और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच। तो कंक्लूजन में इतना समझे बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्मल, बार बार बोल रहे हैं, कोशिश करें यहीं पर याद हो जाए, ओरिजिन एक्टोडर्मल। लोकेशन सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। स्ट्रक्चर की बात करें, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब बात करने जा रहे हैं हार्मोन्स। न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 हार्मोन्स को पार्शियली स्टोर करके रिलीज करेगा दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टलिस से हम 6 हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन की बात करेंगे, जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स इंटरमीडिया से। लेकिन एडल्ट ह्यूमन में हम जानते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही काउंट किया जाएगा दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पर आने से पहले आपको इन सभी हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट टर्न पर हम एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के टोटल मिलाकर 9 हार्मोन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे, उनके हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर्स को वहां पर स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड शुरू करेंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड।